शहरों के शोर और जिंदगी की भाग दौड़ के बीच क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि सच्ची खुशी का मतलब क्या है? जब पूरी दुनिया सफलता के पीछे भाग रही हो, तब क्या आपने किसी ऐसी जगह की कल्पना की है जहां जीवन की परिभाषा ही अलग हो? आज हम आपको एक ऐसे ही देश की यात्रा पर ले चलते हैं, एक ऐसी जगह जो नक्शे पर एक मंजिल से ज्यादा एक एहसास की तरह मौजूद है। यह देश है फिनलैंड, जिसे लगातार दुनिया का सबसे खुशहाल देश होने का ताज पहनाया जाता है। यहाँ की हवा इतनी साफ है कि फेफड़ों में एक ताजगी भरी चुभन महसूस होती है। परिदृश्य देवदार के शांत पेड़ों और मौसम के साथ जमते और पिघलते लाखों आईनों जैसे सरोवरों से बना है। यह एक ऐसा समाज है जिसे शांति के लिए बनाया गया है, जहां जिंदगी जंगल की किसी नदी की तरह बिना किसी हड़बड़ी के बहती है। यह शांति का एक वादा है, बिना किसी टकराव के जीवन का एक खाका है। ये वो तस्वीर है जो फिनलैंड दुनिया को दिखाता है और जिसे हम सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये कैनवास ही परछाइयों के धागों से बुना गया हो? क्या हो अगर सबसे तेज रोशनी को उसके चारों ओर के सबसे गहरे अंधेरे से परिभाषित किया जाता हो? फिनलैंड की खुशी की कहानी महज संतुष्टि की एक साधारण गाथा नहीं, यह एक विरोधाभास है, गहरे सुकून और उतनी ही गहरी उदासी के बीच का एक जटिल नृत्य। लंबी और शांत सर्दियों की परछाई की तरह सर्द हवा में लटका यह सवाल आसान नहीं है। वो कौन सी अदृश्य संरचना है जो एक पूरे राष्ट्र को ऐसे चरम हालातों में थामे रखती है? इसका जवाब कंक्रीट या स्टील में नहीं, बल्कि वहां के लोगों के स्वभाव में ही छिपा है। दो स्तंभों पर बनी एक नींव जो अलग अलग दिखते हुए भी गहराई से जुड़े हुए हैं। पहला है विश्वास, एक शांत और विनम्र आधारशिला जो हर सामाजिक व्यवहार का आधार है। यह वो उपजाऊ मिट्टी है जिससे फिनलैंड का कल्याणकारी राज्य पनपता है। दूसरा एक ऐसी अवधारणा है जिसका अनुवाद करना कहीं ज्यादा मुश्किल है, एक ऐसा शब्द जो इतिहास का वजन और उत्तर की ठंडक अपने में समेटे हुए है। सिसु। सिसु। अगर विश्वास उनके पैरों के नीचे की जमीन है तो सिसु उस पर चलने वाली अदम्य भावना है। ये दोनों मिलकर फिनलैंड की आत्मा का दोहरा इंजन बनाते हैं, जो यह समझाता है कि समाज कैसे काम करता है और साथ ही कैसे टिका रहता है। फिनलैंड में विश्वास कोई कमाई जाने वाली चीज नहीं है, यह एक स्वाभाविक अवस्था है। यह एक शांत और शक्तिशाली धारा की तरह काम करता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी के प्रवाह को न्यूनतम टकराव के साथ निर्देशित करता है। सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह एक मापने योग्य घटना है। जब दुनिया के प्रमुख शहरों में बटुए खो जाने के प्रयोग किए गए, तो हेलसिंकी लगातार उन शीर्ष शहरों में शुमार रहा जहां बटुए नकदी के साथ सही सलामत वापस लौटाए गए। ये छोटी सी घटना एक गहरी सच्चाई को उजागर करती है। फिनलैंड का समाज ईमानदारी की धारणा पर बना है। यही मौलिक विश्वास उनकी सम्मानित सामाजिक प्रणालियों को फलने फूलने देता है। मुफ्त शिक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा और उदार सामाजिक लाभ केवल नीतियां नहीं हैं, वे एक सामूहिक समझौते की अभिव्यक्ति है। एक ऐसा पैक्ट जो तभी काम करता है जब लोग भरोसा करते हैं कि दूसरे सिस्टम का दुरुपयोग नहीं करेंगे। यह एक ऐसे समाज को बढ़ावा देता है जहां ऊर्जा संदेह में बर्बाद नहीं होती, बल्कि समुदाय और प्रगति में निवेश की जाती है। बिना किसी दूसरे विचार, बिना ताले और बिना शक की निगाह के अपना दिन गुजारना कैसा महसूस होगा? लेकिन केवल विश्वास यह नहीं समझा सकता कि एक राष्ट्र अंधेरी सर्दियों के भारी बोझ या शक्तिशाली पड़ोसियों के अस्तित्व के खतरे से कैसे बचता है। उसके लिए सिसु को समझना होगा। अक्सर हिम्मत या दृढ़ता के रूप में गलत अनुवादित, सिसु कुछ गहरा है। यह अदम्य साहस का एक रूप है, असंभव लगने वाली बाधाओं के सामने एक अटूट दृढ़ संकल्प। यह ताकत का दिखावा नहीं है, यह एक शांत आंतरिक अग्नि है जो तब सबसे तेज जलती है जब दुनिया सबसे ठंडी होती है। यही वो भावना थी जिसने 1939 के शीतकालीन युद्ध के दौरान एक छोटी सी फिनिश सेना को विशाल सोवियत संघ को रोकने की शक्ति दी। एक ऐसा साहसी प्रतिरोध जो एक किंवदंती बन गया। यही सिसु एक व्यक्ति को लंबी सर्दियों के व्यक्तिगत अंधेरे का सामना करने, हर सुबह उठने और सिर्फ हार मानकर नहीं, बल्कि एक गंभीर और गरिमापूर्ण उद्देश्य के साथ जीवन जीने की शक्ति देता है। यह फिनलैंड के लोगों का मनोवैज्ञानिक किला है। विश्वास और जुझारूपन की नींव पर एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए, इस सवाल का जवाब किसी फरमान से नहीं, बल्कि एक दर्शन से मिलता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर शिक्षा को एक कारखाने के रूप में देखती है, जहां कच्चे दिमागों को मानकीकृत किया जाता है, परखा जाता है और कार्यबल के लिए तैयार किया जाता है।
फिनलैंड ने एक अलग रास्ता चुना है। उसने एक कारखाना नहीं बल्कि एक बगीचा बनाया है। यह ढालने के लिए नहीं बल्कि पोषण देने के लिए डिजाइन किया गया एक सिस्टम है जो एक क्रांतिकारी और सरल सिद्धांत पर आधारित है, कम ही ज्यादा है। यह शैक्षिक दर्शन देश की प्रगति को चलाने वाला शांत, शक्तिशाली इंजन है। यह शिशु से बनी छेनजाए क्षमता और विश्वास से पैदा हुए सामाजिक सद्भाव को लेता है और इसे पृथ्वी पर सबसे नवीन समाजों में से एक में बदल देता है, यह साबित करते हुए कि सबसे रचनात्मक दिमाग अक्सर वही होते हैं जिन्हें बढ़ने की सबसे ज्यादा आजादी दी जाती है। पहली नजर में फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली अपनी सादगी में लगभग विरोधाभासी लगती है। स्कूल के छोटे दिन, बहुत कम या कोई होमवर्क नहीं, पूरी तरह से असंरचित खेल के लिए समर्पित लंबे ब्रेक, 7 साल की अनिवार्य शुरुआती उम्र जो बचपन की पवित्रता की रक्षा करती है, कोई निजी स्कूल नहीं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर बच्चे को उसकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसने उच्च दबाव वाले सीखने के स्तंभों को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर दिया है। लेकिन क्यों? क्योंकि लक्ष्य बच्चे के दिमाग को तथ्यों से भरना नहीं है, बल्कि जीवन भर जलने वाली जिज्ञासा की आग को जलाना है। यह ज्ञान के एक गगनचुंबी इमारत को एक एक कर रटे हुए ब्लॉक से बनाने के बजाय एक जंगल का पोषण करने जैसा है, जहां हर पेड़ को अपनी गति से बढ़ने दिया जाता है, अपने अनूठे तरीके से प्रकाश तक पहुंचने के लिए। यह दृष्टिकोण एक गहरी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देता है। जब असफलता को एक फैसले के रूप में नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में माना जाता है, तो छात्र प्रयोग करने, सवाल करने और रचनात्मक जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। जब एक बच्चे की स्वाभाविक जिज्ञासा मानकीकृत परीक्षणों पर प्रदर्शन करने के दबाव से नहीं बुझती है, तो क्या होता है? वे अपने लिए सोचना सीखते हैं। वे समाधानों को केवल रटने के बजाय समस्याओं को हल करना सीखते हैं। यही नवाचार का बीज है। यह कोई संयोग नहीं है कि सिर्फ 55 लाख लोगों के देश ने दुनिया पर इतना बड़ा प्रभाव डाला है। नोकिया की कहानी, जो एक रबर कंपनी से एक वैश्विक मोबाइल फोन दिग्गज बन गई, इस भावना का प्रमाण है। लेकिन वह भावना नोकिया के बाजार प्रभुत्व के साथ नहीं बनी। उसने बस अपना रूप बदल लिया। आज यह डिजिटल क्षेत्र में फल फूल रहा है। सुपरसेल और रोवियो जैसे दिग्गजों के साथ एक विश्व स्तरीय वीडियो गेम उद्योग को शक्ति प्रदान कर रहा है, जिनकी रचनाएं हमारी वैश्विक संस्कृति का हिस्सा बन गई है। यह कोई दुर्घटना नहीं है। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की सीधी फसल है जो कल्पना को उतना ही महत्व देती है जितना कि बुद्धि को। इस सवाल का जवाब दीवारों के भीतर नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे है, क्योंकि फिनलैंड की सबसे बड़ी कक्षा स्वयं प्रकृति है। जंगलों और झीलों का एक विशाल जीवित पुस्तकालय जो राष्ट्र के आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक आधार के रूप में कार्य करता है। एक लोगों और उनकी भूमि के बीच यह संबंध एक ऐसे मौलिक सिद्धांत द्वारा शासित होता है जो एक कानून से कम और एक पवित्र समझौते की तरह ज्यादा महसूस होता है। इसे योकामियहेनोइक्स, जोकामियहेनोइक्यूस या हर इंसान का अधिकार कहा जाता है। यह सिर्फ घूमने की अनुमति नहीं है, यह फिनलैंड की आत्मा का ताला खोलने वाली दार्शनिक कुंजी है। यह निर्धारित करता है कि भूमि अपनी जीवनदायिनी संपदा और मूक ज्ञान के साथ किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि राष्ट्र की सामूहिक चेतना की है। यह एक क्रांतिकारी घोषणा है कि प्रकृति सभी के लिए एक जन्मसिद्ध अधिकार है, सांत्वना, जीविका और पहचान का एक अविभाज्य स्रोत। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में जमीन को बाड़ों से, निजी संपत्ति और अतिक्रमण वर्जित जैसे संकेतों से परिभाषित किया जाता है। हर इंसान का अधिकार इन बाधाओं को समाप्त करता है। यह हर व्यक्ति को ग्रामीण इलाकों में घूमने, मशरूम और जामुन इकट्ठा करने, एक साधारण कांटे और डोरी से मछली पकड़ने और एक रात के लिए शिविर लगाने की स्वतंत्रता देता है। यह सब पर्यावरण के प्रति एक शांत सम्मान के साथ। यह इतना गहरा क्यों है? क्योंकि यह मानव और प्राकृतिक दुनिया के बीच के संबंध को मौलिक रूप से फिर से परिभाषित करता है। प्रकृति एक स्वामित्व वाली वस्तु या दूर से देखे जाने वाले दृश्य के बजाय जीवन का एक सक्रिय, सहभागी हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि फिनलैंड की 1,88,000 झीलें और विशाल जंगल, जो देश के 70% से अधिक हिस्से को कवर करते हैं, एक राष्ट्रीय आंगन की तरह महसूस होते हैं। वे एक साझा अभयारण्य है, एक सामान्य आधार जो समाज की गहरी समानता को मजबूत करता है।
यह घनिष्ठ संबंध अनगिनत तरीकों से प्रकट होता है। यह उस हवा में है जिसमें वे सांस लेते हैं, दुनिया में सबसे साफ, एक ऐसी संस्कृति का सीधा परिणाम जो जंगल को लकड़ी के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्र के फेफड़ों के रूप में देखती है। यह लैपलैंड में ऑनरोरा बोरेलिस के शानदार दिव्य नृत्यों और आधी रात के सूरज की असली निरंतर दिन के उजाले के प्रति श्रद्धा में है। यह सिर्फ उसे पर्यटक आकर्षण नहीं है, ये मौसमी संस्कार हैं जो लोगों को उनके पर्यावरण की विशाल लौकिक लय से जोड़ते हैं। यहां तक कि सौना का अनुष्ठान भी इसी दर्शन का विस्तार है। अक्सर एक झील के किनारे बनाया गया, सौना मानव शरीर और जंगली प्रकृति के बीच एक दहलीज बन जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति पृथ्वी की गर्मी से शुद्ध होता है और फिर पानी की स्फूर्तिदायक जीवन की पुष्टि करने वाली ठंड में डूब जाता है। तत्वों के लिए एक पूर्ण चक्र वापसी। यह जानकर किसी व्यक्ति की आत्मा पर क्या असर पड़ता है कि इंसानों की दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, जंगल की शांति हमेशा वहां है, सभी के लिए इंतजार कर रही है और सुलभ है। लेकिन जंगल की शांति की भी अपनी सीमाएं हैं। प्रकृति का सुकून एक चोटिल इतिहास को पूरी तरह से मिटा नहीं सकता, न ही यह मन के कोनों में इकट्ठा होने वाली परछाइयों को पूरी तरह से रोशन कर सकता है। फिनलैंड की कहानी उन दुर्जेय चुनौतियों का सामना किए बिना अधूरी, यहां तक कि बेईमान होगी जो इसके दूसरे पक्ष को परिभाषित करती है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जो कठिनाइयों की भट्टी में तपा है और इसकी शांति कोई उपहार नहीं है, बल्कि दो शक्तिशाली विरोधियों के खिलाफ कड़ी मेहनत से जीती गई एक जीत है। पहला एक बाहरी ऐतिहासिक खतरा है जो इसकी लंबी पूर्वी सीमा पर मंडराता है, एक भू राजनीतिक वास्तविकता जिसने सदियों से इसके भाग्य को आकार दिया है। दूसरा एक अधिक अंतरंग आंतरिक शत्रु है, एक ऐसी उदासी के साथ एक शांत संघर्ष जो दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में राष्ट्र के दर्जे को ही चुनौती देता प्रतीत होता है। फिनलैंड को समझना इन दो मोर्चों पर लड़ाई को समझना है। आंतरिक विरोधाभास शायद सबसे ज्यादा उलझाने वाला है। एक ऐसा समाज जिसने इतना ज्यादा कल्याण डिजाइन किया है, वह अभी भी इतनी गहरी उदासी से कैसे जूझ सकता है? लंबी अंधेरी सर्दियां एक आसान व्याख्या है, लेकिन वे पूरी कहानी नहीं है। चुनौती अधिक जटिल है, जो फिनिश संस्कृति के ताने बाने में ही बुनी हुई है। वही दृढ़ संयम जो उनके सिसु को बढ़ावा देता है, एक गहरी जड़ें जमा चुके अलगाव को भी बढ़ावा दे सकता है, जिससे भावनात्मक दर्द को व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा सफलता द्वारा बनाया गया एक अस्तित्वगत शून्य है। जब सामाजिक सुरक्षा जाल मजबूत होता है और जीवन के बुनियादी संघर्ष काफी हद तक समाप्त हो जाते हैं, तो कौन सा उद्देश्य एक व्यक्ति को आगे बढ़ाता है? क्या यह संभव है कि मानव आत्मा किसी जरूरी तरीके से पनपने के लिए प्रतिरोध की आवश्यकता रखती है? कुछ के लिए एक सुव्यवस्थित जीवन की चिकनी घर्षण रहित सतह कोई पकड़ नहीं देती, अपने आत्मबोध को तेज करने के लिए कोई चुनौती नहीं देती। यह अभाव का संकट नहीं बल्कि अर्थ का संकट है। यह आंतरिक संघर्ष एक बाहरी संघर्ष से प्रतिबिंबित होता है। फिनलैंड में रहना मतलब अपनी भूगोल के प्रति लगातार जागरूक रहना है। रूस के साथ 1340 किलोमीटर की सीमा साझा करना एक ऐसा तथ्य है जिसने पीढ़ियों से फिनिश विदेश नीति और राष्ट्रीय चेतना को निर्धारित किया है। शीतकालीन युद्ध का आघात सिर्फ एक इतिहास का पाठ नहीं है, यह राष्ट्रीय डीएनए में अंतर्निहित है, उनकी भेद्यता का एक अनुस्मारक और उनके अविश्वसनीय प्रतिरोध का एक प्रमाण है। यह एक अमूर्त भय नहीं है, यह एक ऐसी वास्तविकता है जो इतनी ठोस है कि इसे उनके सबसे बड़े शहर के नीचे की जमीन में ही बनाया गया है। हेलसिंकी भूमिगत सुरंगों और आश्रयों के एक विशाल नेटवर्क के ऊपर स्थित है, एक भूमिगत शहर जो लगभग 10 लाख लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ा है। व्यावहारिक दूरदर्शिता का एक लुभावना प्रदर्शन है, एक मूक स्वीकृति है कि शांति को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। यह सिसु है, एक ऐतिहासिक स्मृति के रूप में नहीं, बल्कि अस्तित्व के लिए एक जीवित चल रही रणनीति के रूप में। नाटो में शामिल होने का हालिया निर्णय इस भावना से विचलन नहीं है, यह इसका सबसे आधुनिक अभिव्यक्ति है, उस शांति को सुरक्षित करने के लिए एक सक्रिय कदम जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया है। शायद सबसे बड़ी गलती जो कोई भी कर सकता है वह है फिनलैंड में खुशी के लिए एक सरल नुस्खे, एक दोहराई जाने वाली चेकलिस्ट की तलाश करना। फिनिश अनुभव कोई आसान जवाब नहीं देता, न ही कोई जादुई फॉर्मूला जिसे बोतल बंद करके बेचा जा सके। इसके बजाय यह कुछ बहुत ज्यादा मूल्यवान प्रदान करता है, एक गहरा और चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोण। यह बताता है कि निरंतर
उत्साहपूर्ण आनंद की स्थिति के रूप में खुशी की हमारी अथक वैश्विक खोज मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण हो सकती है। इस प्रकाश और छाया की भूमि से मिलने वाला सबक समस्याओं को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में है जो इतना लचीला हो कि वह उन्हें झेल सके। सच्चा संतोष, जैसा कि फिनिश तरीका बताता है, एक धूप वाला बादलों रहित मंजिल नहीं है। यह एक अच्छी तरह से बनाया गया बंदरगाह है जो तूफानों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि जब वे अनिवार्य रूप से आते हैं तो सुरक्षित लंगर डालने के लिए डिजाइन किया गया है। फिनिश भाषा में एक शब्द है टूटूएस्यूस टिटवाइसियस, जिसे अक्सर संतोष या तृप्ति के रूप में अनुवादित किया जाता है। यह इलो से अलग है, जिसका अर्थ है हर्ष या आनंद। यह अंतर ही कुंजी है। फिनिश समाज की पूरी वास्तुकला क्षणिक हर्ष के क्षणों को अधिकतम करने के लिए नहीं, बल्कि संतोष की एक गहरी स्थायी स्थिति को विकसित करने के लिए डिजाइन की गई प्रतीत होती है। यह उन सभी धागों से बुना हुआ एक गलीचा है जिनका हमने पता लगाया है। विश्वास ताना है, मजबूत ऊर्ध्वाधर धागे जो पूरी संरचना को एक साथ रखते हैं, निरंतर निगरानी के बिना सामाजिक सामंजस्य की अनुमति देते हैं। सिसुबाना है, सख्त क्षैतिज धागे जो तनाव और विपत्ति को सहन करने के लिए लचीलापन प्रदान करते हैं। शिक्षा प्रणाली करघाही है, एक ऐसा तंत्र जो प्रत्येक नए धागे को एक समान रूप से नहीं, बल्कि अपनी अनूठी ताकत और रंग के साथ बुने जाने के लिए तैयार करता है। और प्रकृति हर इंसान के अधिकार के अपने सिद्धांत के साथ गलीचे का जीवित पैटर्न है, एक निरंतर आधारभूत उपस्थिति जो लोगों को अपने से बड़े एक चक्र में उनके स्थान की याद दिलाती है। तो फिर खुशी इस प्रणाली का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है, यह स्वाभाविक उप उत्पाद है। यह ये जानने से मिलने वाली मन की शांति है कि आप अपने पड़ोसी पर भरोसा कर सकते हैं। यह ये जानने से मिलने वाला शांत आत्मविश्वास है कि आपके पास संकट का सामना करने की आंतरिक शक्ति है। ये एक ऐसी शिक्षा से मिलने वाली आजादी है जो आपको यह सिखाती है कि कैसे सोचना है, न कि क्या सोचना है। और यह जानने से मिलने वाला गहरा सुकून है कि जंगल का अभयारण्य हमेशा आपके लिए खुला है। क्या होगा अगर एक अच्छी तरह से जिया गया जीवन लगातार ऊंची चोटियों की ओर एक उन्मत्त चढ़ाई नहीं है, बल्कि एक शांतिपूर्ण, अच्छी तरह से रखे गए घाटी का धैर्यपूर्ण संवर्धन है। अंत में फिनलैंड से मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण सबक फिनिश कैसे बने के बारे में नहीं है। यह अपनी जिंदगी, अपने समाज को देखना और अलग अलग सवाल पूछना सीखने के बारे में है। यह हमें अपना ध्यान अंतहीन विकास और निरंतर उत्तेजना की खोज से हटाकर संतुलन, जुझारूपन और अपने समुदायों और हमारे पर्यावरण के साथ एक सार्थक संबंध की खोज की ओर मोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिनलैंड हमें याद दिलाता है कि खुशी किसी खोज के अंत में पाया जाने वाला कोई खजाना नहीं है। यह वह तरीका है जिससे आप यात्रा करना चुनते हैं। यह वह शांत आत्मविश्वास है कि चाहे सर्दी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, आपने वसंत देखने के लिए पर्याप्त मजबूत जीवन बनाया है। शायद यही असली खुशी है, यही असली